हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में मानव भूगोल वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में, आज के टॉपिक में बात करेंगे हम नैतिक मूल्यों की। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये जो टॉपिक है ये आपके इथिक्स का टॉपिक है, नैतिकता वाले सब्जेक्ट का टॉपिक है, लेकिन मानवीय भूगोल में इसको इसीलिए जो है स्थान दिया गया है क्योंकि मानव और पर्यावरण, क्योंकि जो हम प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं, मानव और पर्यावरण दोनों को पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो एक तरफ मानव को समझना आवश्यक है, उसी प्रकार से पर्यावरण को समझना भी आवश्यक है, तभी कहीं जाकर के हम मानव की गतिविधियों को पर्यावरण के अंतर्गत समझ पाते हैं। तो उसी के लिए जब हम मानव का अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो उसके प्रारंभिक बिंदु में हमें मानव के जो सद्गुण होते हैं, जिन्हें हम सद्गुण कहते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं मानव में, वही सद्गुण कहां से डेवलप होते हैं, तो वो होते हैं इसके नैतिक मूल्यों से। तो इसी कारण से मानव का अध्ययन करने से पहले उसके सद्गुणों को समझना होगा। उस सद्गुणों को समझने से पहले हमें उसके नैतिक मूल्यों को समझना होगा, जिन नैतिक मूल्यों से उसके सद्गुणों का विकास होता हो। और यही कारण है कि ये नैतिक मूल्य आपको मानव भूगोल वाले इस विषय में पढ़ाए जा रहे हैं। क्लियर है? तो दोस्तों, आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि ये नैतिक मूल्य एक्चुअल में क्या होते हैं। इन नैतिक मूल्यों के अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषता के साथ साथ में इन नैतिक मूल्यों के प्रकारों पर भी जो है चर्चा करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक हालांकि छोटा सा टॉपिक होगा, लेंदी नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा बताते चलूं कि ये हमारा छठवां लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर हमारे मानव भूगोल में हो चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपको नहीं पता, तो एक प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर आपको सभी लेक्चर जो है हमारे क्रम से 1, 2, 3 इस प्रकार से पूरे क्रम से आपको सभी लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ भूगोल ही नहीं, बल्कि बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो है आपको यूट्यूब के इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जहां से आप आसानी से देख करके अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, डिटेल में कंप्लीट कर सकते हैं, और रिवीजन के लिए उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज लिए आपको प्रदान की जा रही है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले तो बात करें, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट यूनिट का आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होने जा रहा है। ठीक है, तो हम जो है सभी विषयों को, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, जो भी सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर के आते हैं, सभी सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक ही आपको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई सा भी टॉपिक उठाया और आपको दे दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, साथ में हर एक टॉपिक की नोट्स भी आपको देता हूं। सभी नोट्स अगर आप एक जगह चाहते हैं, एक ही साथ चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर आना पड़ेगा, जहां पर आप आसानी से सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का सारांश क्या होगा, अर्थात कि आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस सारांश से आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी क्लियर होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये 5 पॉइंट आप देख रहे हैं, है ना, अर्थ वाला, परिभाषा, आवश्यकता, विशेषता या प्रकार वाला। तो एग्जाम में आप थोड़े से मेच्योर होइए। आप खुद समझते हैं कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपसे एग्जाम में 2-3 नंबर में आपसे पूछ ले जाए कि इसका अर्थ एवं परिभाषा बताइए, तो 1 नंबर का पॉइंट और 2 नंबर के पॉइंट आपके इंक्लूड हो जाएंगे। हो सकता है आपसे महत्व या आवश्यकताएं पूछी जा सकती हो, ठीक है ना, महत्व या आवश्यकताएं पूछी जा सकती हो, तो ये आवश्यकता ही जो है इसके महत्व बन जाएंगे। ठीक है ना, तो आपका ये वाला कंटेंट काम आएगा। या हो सकता है कि आपसे आवश्यकताएं भी पूछ ले, विशेषताएं भी पूछ ले, उसके प्रकार भी पूछ ले, एक साथ सभी 5 को पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको सारांश के रूप में ये फर्स्ट स्लाइड आपके लिए रखता हूं, ताकि आपके मस्तिष्क में ये पूरी तरह क्लियर हो जाए कि अंदर हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो अभी इन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं व्यवहारिक रूप से। दोस्तों, कंटेंट तो मैं आपको दे ही रहा हूं, जहां से आप आसानी से रिवीजन करके उसको पढ़ के और अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आप इसको व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं, तो ये आपको एक ही रीडिंग में पूरी तरह समझ आएगा। और जब भी आप रिवीजन लगाएंगे भविष्य में कभी भी, तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, आप आसानी से इनको समझ पाएंगे।
चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बात करते हैं नैतिक मूल्यों के अर्थ की, या नैतिक मूल्यों से क्या आशय है ना। नैतिक मूल्य से आशय क्या है, मतलब ये कि नैतिक मूल्यों से हम समझते क्या है। ठीक है, हम यहां पर शाब्दिक अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, नैतिक मूल्य के शाब्दिक अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शाब्दिक अर्थ नैतिक मूल्य का पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में, इसका सामान्य अर्थ पूछा जाएगा, या जिसे हम आशय कहते हैं। तो नैतिक मूल्य और कुछ नहीं बल्कि व्यक्ति या समाज में, या व्यक्ति या समाज के आचरण में बदलाव लाने वाले जो गुण होते हैं, और बदलाव भी कौन सा दोस्तों, सकारात्मक बदलाव, है ना। तो व्यक्ति या समाज के आचरण में सकारात्मक बदलाव लाने वाले जो सद्गुण होते हैं, और जिन सद्गुणों के विकास में जो मूल्य कार्य करते हैं, या हम सामान्य भाषा में कहते हैं जो आदतें हमारी होती है, जो आदतें हमारी होती है, जिन आदतों के वशीभूत होकर के हम कार्य करते हैं अपने जीवन में या समाज में, वो कार्य या वो आदतें हमारी नैतिक मूल्यों से ही डेवलप होती है, इनसे ही विकसित होती है। अर्थात ये सिंपल शब्दों में, और इसको सिंपल आसान शब्दों में समझे तो नैतिक मूल्य हम उन मूल्यों को कहेंगे जिनके कारण व्यक्ति एक उचित आचरण करना सीखता है। बचपन से लेकर उसके मरण तक समाज में वह नैतिक मूल्यों के द्वारा ही अपने सद्गुणों का विकास करता है। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति के आचरण और व्यवहार को समाज के सामने लाने का जो कार्य करते हैं वो नैतिक मूल्य ही करते हैं, है ना। तो व्यक्ति किस प्रकार का आचरण कर रहा है, व्यक्ति की आदतें किस प्रकार की है, जिससे आपने भी कई प्रकार से कई जगह देखा होगा कि कहीं किसी स्थान की जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, वो कुछ ज्यादा ही संस्कारी होती है या सद्गुणी होती है, और किसी स्थान की जनता में इतने सद्गुण नहीं पाए जाते हैं। कारण क्या है दोस्तों, दोनों स्थानों के अलग अलग नैतिक मूल्य होते हैं, इसी कारण से उनकी आदतें या उनके संस्कार भी अलग अलग होते हैं। आई बात समझ। तो ये हालांकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी चलता, सिर्फ स्थान से ही अर्थ नहीं है, एक ही स्थान पर अलग अलग सोसाइटी के लोग रहते हैं, और प्रत्येक सोसाइटी के अपने नैतिक मूल्य अलग होने के कारण उनकी आदतें भी अलग होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति का आचरण जो है, व्यक्ति के आचरण को समाज के सामने लाने का जो कार्य करते हैं वो नैतिक मूल्य ही करते हैं। और इन नैतिक मूल्यों का व्यक्ति के व्यक्तित्व से इनका गहरा संबंध होता है। किनका, इन नैतिक मूल्यों का व्यक्ति के व्यक्तित्व से गहरा संबंध होता है। अब ये तो आप समझ ही चुके हैं क्यों होता भाई गहरा संबंध, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आज सामाजिक प्राणी है, प्रत्येक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज से पृथक रहकर नहीं जी सकता। अब चूंकि अगर उसे समाज में रहकर जीना है, समाज में रहना है, तो उसे कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, है ना। उसे अपनी नैतिकता को बनाए रखना पड़ेगा, उसे उचित आचरण करना पड़ेगा, समाज के हित में कार्य करना पड़ेगा। समाज के हित में अर्थात कि प्रत्येक मनुष्य के हित में काम करना पड़ेगा। जब वो प्रत्येक व्यक्ति के हित में अर्थात कि समाज के हित में कार्य करेगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके अंदर अच्छे गुण विकसित हो रहे हैं। तो वो अच्छे गुण विकसित कौन करता है दोस्तों, तो वो अच्छे जो गुण होते हैं वो विकसित करते हैं उस समाज के नैतिक मूल्य। आई बात समझ। तो इसीलिए कहा गया है कि जो नैतिक मूल्य होते हैं इनका व्यक्ति के व्यक्तित्व से सीधा संबंध होता है। और जैसे मैंने आपको बताया अभी सद्गुण, है ना, कि मानव में सद्गुण को विकसित होने में विशेष रूप से नैतिक मूल्य ही जवाबदेह होते हैं। जैसे नैतिक मूल्य होंगे ऐसे ही गुण उसमें विकसित होंगे। आई बात समझ। तो वो सद्गुण है कौन कौन से, तो दोस्तों आप जानते हैं दया का भाव होना, करुणा होना, ममता, विवेक, विनम्रता, कर्तव्य निष्ठा जैसे जो महान गुण होते हैं, जो अच्छे गुण होते हैं, इन गुणों के विकास में नैतिक मूल्य ही सहायक होते हैं। नैतिक मूल्य के कारण ही इन सभी सद्गुणों का विकास होता है, दया, करुणा, ममता, विवेक। ठीक है ना। और एक बात और याद रखिएगा, नैतिक मूल्य सामूहिक भी होते हैं और व्यक्तिगत भी होते हैं, जैसा कि अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है। सामूहिक भी होते हैं और व्यक्तिगत भी होते हैं। क्यों लिखा गया है और इसका अर्थ क्या है, सामूहिक कैसे हो सकते हैं, व्यक्तिगत तो समझ आया कि ठीक है कि गुण जो होते हैं व्यक्ति विशेष में होते हैं कि किस व्यक्ति में कैसे गुण है। तो मेरे दोस्तों सामूहिक भी तो हो सकते हैं ना, एक वर्ग विशेष में, एक समाज में। हम कभी कभी ये भी देखते हैं ना कि कोई एक सोसाइटी में, किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, किसी समाज का नहीं, बल्कि एक कोई विशेष समाज जो बहुत ज्यादा सद्गुणी है, और कोई एक ऐसी समाज भी है जिसमें सद्गुणों का नाम भी नहीं है।
आई बात समझ। तो पूरे समाज को, समाज के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो उसमें हम कहेंगे कि ये सामूहिक नैतिकता है। और जब प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर हम मानेंगे उस बात को, किसको, उसके सद्गुणों को, कि किस व्यक्ति में किस प्रकार के सद्गुण है, तो तब हम बात कर रहे होंगे व्यक्तिगत सद्गुणों की या व्यक्तिगत जो है नैतिक मूल्यों की। और इसीलिए तो कहा गया है कि सामूहिक नैतिक मूल्य जो होते हैं वो सामूहिक भी होते हैं और व्यक्तिगत भी होते हैं। क्या क्लियर हुई इतनी सी बात, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं मूल्यों की, जब भी हम बात करते हैं मूल्यों की, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ नैतिक मूल्य हो। इन नैतिक मूल्यों को और भी कई अलग अलग शब्दों में प्रयोग किया जाता है या अलग अलग रूपों में जाना जाता है नैतिक मूल्यों को भी। जैसे नैतिक मूल्यों को हम जीवन मूल्य भी कहते हैं, और एग्जैक्टली कहना भी चाहिए। नैतिक मूल्यों का महत्व समाज में आज इतना है कि वो जीवन के मूल्य बन चुके हैं। इनके बिना जीवन, एक सुचारू जीवन, एक अच्छा जीवन जो है संभव नहीं है ना? अगर आज हम पूरे विश्व के प्राणी जगत में, अगर पूरे संपूर्ण विश्व की मानव समाज अगर एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि वो अपने नैतिक मूल्यों को डेवलप करे, नैतिक मूल्यों का विकास करे। और अगर प्रत्येक समाज इस कार्य में सफल हो पाती है, तो संपूर्ण विश्व की मानव जाति बिना झगड़ा करे, बिना लड़े, अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर, अपने सद्गुणों के आधार पर एक सफल जीवन जी सकते हैं, है ना? तो इन नैतिक मूल्यों को जीवन मूल्य के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर इनको नैतिक मूल्य के रूप में जाना जाता है, तो कहीं पर इन्हें मानवीय मूल्य कहा जाता है। जबकि देखा यह गया है कि चाहे इनको जीवन मूल्य बोला जाए, नैतिक बोला जाए या मानवीय मूल्य बोला जाए, सभी का अर्थ एक ही है। सभी का अर्थ एक ही है, मानव समाज का विकास करना, है ना? और क्यों ऐसा? क्योंकि इन नैतिक मूल्यों के या जीवन या मानवीय मूल्यों के पालन करने से व्यक्ति अपने लिए समाज में एक सम्मान का स्थान प्राप्त करता है, समाज में सम्मान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों का पालन करता है, उसे समाज में एक उच्च सम्मान दिया जाता है, उच्च स्थान उसको अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर, तो जीवन में मूल्य ही सत्य होते हैं। अब चूंकि भारतीय संस्कृति में तो ये भरे पड़े ना, आप सभी अच्छे से जानते हैं, भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ ही जो है वो नैतिक मूल्य ही है, नैतिक मूल्य ही है। और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो जीवन का अगर कुछ सत्य है तो वो नैतिकता ही है, हमारे मूल्य ही है। इसलिए कहे हैं कि मूल्य ही सत्य है। जीवन की शुद्ध क्रियाएं धर्म कहलाती है। जीवन की किसके अनुसार? भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन की जो शुद्ध क्रियाएं हैं, अर्थात कि जो जीवन के हमारे पवित्र कार्य हैं, पवित्र कर्म है, पवित्र काम है, अच्छे काम है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम धर्म कहते हैं। और धर्म में क्या व्याप्त है? शांति, प्रेम, अहिंसा। समझ पा रहे हैं क्यों कहा जा रहा है ऐसा? देखिए कि जीवन की अगर सत्यता को देखा जाए तो क्या कहा गया भारतीय संस्कृति में कि मूल्य ही हमारे जीवन में सत्य है, और मूल्यों से ही तो हम धर्म की क्रियाओं को करने में सक्षम हो पाते हैं, या धार्मिक आचरण करने में हम सफल हो पाते हैं। वो धार्मिक आचरण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि धर्म में ही शांति का वास होता है, धर्म में ही प्रेम होता है, धर्म में ही अहिंसा सिखाई जाती है। हिंसा नहीं, बल्कि इस दुनिया के प्रत्येक धर्म में आज अहिंसा का पाठ ही पढ़ाया जाता है। कोई भी धर्म कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाता। जो ये 5 तत्व है, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, कौन कौन से? सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा मानव मूल्य माने जाते हैं। और यही 5 तत्व है मनुष्य के, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। याद रखिएगा, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, पशु श्रेणी से निकाल करके उसे मनुष्य बनाने का जो कार्य करते हैं, वो यही 5 तत्व है जो कि धर्म में व्याप्त होते हैं। धर्म में व्याप्त होते हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा। यही मानव के अहम मूल्य माने जाते हैं। और इन मूल्यों का निर्धारण कहां से होता है दोस्तों? इन मूल्यों का निर्धारण धर्म के द्वारा होता है। याद रखिएगा, इन मूल्यों का निर्धारण धर्म के द्वारा होता है। तो इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक बात तो क्लियर हो जाती है। कौन सी?
कि अगर हम नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहते हैं तो धर्म को महत्व देना होगा, धार्मिक आचरण करना होगा। क्यों? क्योंकि धर्म ही हमको हमको जो है नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, अर्थात कि नैतिक जीवन जीने का सबक सिखाते हैं। धर्म के द्वारा ही सीखते हैं हम। और उसके अलावा जो हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, उन विकास में धर्म का ही अहम भाग होता है, अहम हिस्सा होता है। और उन फिर नैतिक मूल्यों के आधार पर ही हमारे जीवन का प्रत्येक पक्ष प्रभावित होता है और हम एक उचित आचरण के साथ समाज के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। किसके कारण? नैतिक मूल्यों के कारण। और नैतिक मूल्य कहां से बनते हैं, कहां से आते हैं? धर्म से आते हैं। क्या बात, इतनी बात समझ आई? तो दोस्तों बस शांति सुनते चलिएगा, एक एक पक्ष मैं आपका क्लियर करूंगा, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ परिभाषाएं हैं जिनको देखना आपके लिए आवश्यक है। कुछ परिभाषाएं दोस्तों, एक सेकंड के लिए मैं क्लास को होल्ड कर रहा हूं। एक सेकंड के लिए अर्जेंट कॉल है, मुझे अटेंड करना ही पड़ेगा। एक सेकंड दोस्तों। हेलो, ओके, सॉरी फ्रेंड्स,
काफी टाइम लिया मैंने आप लोगों का, माफ कीजिएगा, लेकिन अर्जेंट खोलता है यार, वो क्लास को रोक नहीं सकते थे बीच में। चलिए माइक चालू है, आवाज आ पा रही है? चलिए, तो दोस्तों अब बात करेंगे हम कुछ परिभाषाओं की जो कि आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। परिभाषाओं का मतलब क्या होता है यार, कि कुछ विद्वान है जिन्होंने इसके बारे में कुछ कहा है, और प्रत्येक जो भी हम टॉपिकों में परिभाषा पढ़ते हैं तो परिभाषा का मतलब क्या होता है, परिभाषा को परिभाषा क्यों समझते हो? अरे कुछ नहीं होती है, बल्कि आपने किसी तथ्य को पढ़ा, कोई टॉपिक को समझा, पढ़ा, है ना, तो उस टॉपिक के बारे में जो पहले के विद्वान लोग रहे हैं उन्होंने क्या कहकर चले गए वो, और उन्हीं बातों को हम परिभाषा मान लेते हैं। तो उन विद्वानों ने, कई सारे विद्वान रहे हैं, कई सारी बातें बोली गई है, उनमें से जो आपको अच्छी लगे उनमें से कोई सी भी रख लीजिए, वही आपके लिए परिभाषा है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए ये परिभाषा आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है, और ना भी पूछी जाए तब भी एक तो पुट कर ही दिया करो अर्थ के साथ ही, है ना। अर्थ समझाते समझाते फलाने विद्वान ने ये बात कही थी इसके बारे में, तो उस पर और अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और पूछी गई तो देना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं पूछा गया तो भी एक परिभाषा चिपका दीजिए अगर अच्छे नंबर चाहते हैं आप लोग तो, है ना। चलिए, तो एक परिभाषा दी है जॉन डीवी साहब के अनुसार। जॉन डीवी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मूल्य का संबंध आंतरिक रुचियों से होता है। क्या कहा उन्होंने? मूल्य का संबंध, जो मूल्य होते हैं मानव के, उन मूल्यों का संबंध आंतरिक रुचियों से होता है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? कोई बाहरी आदतें तो है नहीं है, जो इंसान की आदतें होती, जो मूल्य होते हैं इंसान के, वो बाहरी होते हैं कि आंतरिक होते हैं? तो यार वो आंतरिक होते हैं ना। क्यों? क्योंकि आंतरिक जो हमारी आदतें होती है वो तो आंतरिक होती है। आदतें जो भी होती है, आदतें का मैंने समझा आपको अभी कि आदतों का विकास कहां से होता है हमारी, तो मूल्यों से होता है। मूल्यों का विकास कहां से होता है, तो वो धर्म से होता है। समझ पा रहे ना? तो मूल्य का, इसीलिए जॉन साहब ने क्या कहा कि मूल्य जो होते हैं ना वो हमारे आंतरिक रुचियों से संबंधित होते हैं, जिसका अनुमोदन, मतलब जिनका पालन करना समाज द्वारा किया जाता है। इनका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? समाज के द्वारा किया जाता है। उनकी वस्तुनिष्ठ रूप में परख की जाती है, वस्तुनिष्ठ रूप में परख की जाती है। अर्थात ये हुआ इसका कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मूल्य होते हैं मानव के आंतरिक गुण होते हैं, जिनका अनुमोदन या जिनका संचालन समाज के द्वारा किया जाता है, और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक वस्तुनिष्ठ के रूप में उसकी परख की जाती है कि कौन व्यक्ति कितना सद्गुणी है ना, और क्या किस व्यक्ति में कितने मानवीय मूल्य पाए जाते हैं, मानवीय मूल्य है, कि कौन किस व्यक्ति का आचरण ज्यादा विशिष्ट है। और इसी के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही, या उसके तुलनात्मक अनुमोदन के आधार पर ही व्यक्ति को, जो व्यक्ति सामाजिक रूप से अच्छी आदतें डेवलप कर चुका होता है, मतलब जिसमें जो मूल्य, नैतिक मूल्य होते हैं वो अच्छे होते हैं, या नैतिक मूल्यों का विकास कर चुका होता है, उसकी एक समाज में पोजीशन मिल जाती है, उसको अच्छी खासी पोजीशन मिल जाती है ना। और इसीलिए तो वो समाज अनुमोदन करती है, एनालाइज करती है। क्लियर है? ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस ओर ध्यान आकृष्ट करे अपना, कि नैतिक मूल्यों का विकास निरंतर रूप से वो समाज के अंदर करता रहे, जिससे समाज के अन्य व्यक्तियों को भी फायदा हो। इसके अलावा एक परिभाषा छोटी सी है अर्बन साहब की। क्या कहा इन्होंने? कि मूल्य उसे कहते हैं जिससे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है। छोटी सी परिभाषा, लेकिन दोस्तों इसका महत्व, जो इसका है ना अर्थ, बहुत विस्तृत अर्थ है। क्या कहा? कि मूल्य उसे कहते हैं जिससे मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती है ना। तो इन इच्छाओं में भौतिक इच्छाओं को मत जोड़ दीजिएगा आप लोग, भौतिक इच्छाओं को मत जोड़ दीजिए, उसकी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति होती है नैतिक मूल्यों के द्वारा, क्योंकि नैतिक मूल्यों से इंसान के सद्गुणों का विकास होगा। और जब मनुष्य में सद्गुणों का विकास होता है तो क्या करेगा वो? क्या करेगा? उसके ज्ञान की वृद्धि होगी। सद्गुणों के विकास से उसके ज्ञान की वृद्धि होगी। वो जब उसके ज्ञान की चरम पर वृद्धि हो जाती है, चरम तक वृद्धि हो जाती है, तो क्या होता है दोस्तों? तो उससे मोह माया सबके बंधनों से वो तोड़कर बाहर निकल जाता है। उसकी अर्थात की जो परम इच्छा होती है, उस परम इच्छा की तृप्ति हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि मूल्य मानव का एक गहना होता है। क्या होता है? मूल्य ही मानव के वास्तविक गहने होते हैं, आभूषण होते हैं। जोर साहब कहते हैं कि मूल्य के संबंध में सत्य रूप में ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी वस्तु का रंग व रूप, सुगंध व तापमान और आकार होता है। मतलब क्या कहा?
कि मूल्य मानव के लिए बिल्कुल उसी रूप में है जैसे किसी वस्तु के लिए उसका रंग है, उसका रूप, उसकी सुगंध, उसका तापमान या उसका आकार जितना महत्व रखता है वस्तु के लिए, उतने ही जो मूल्य होते हैं वो मानव के लिए महत्व रखते हैं। ये तीन परिभाषाएं बहुत है एग्जाम के लिए, तीन में से जो आपको अच्छी लगे ना उसको याद रख लीजिएगा, आपका काम बहुत शानदार तरीके से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्तमान में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता, और इसी आवश्यकता को दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, आप इसको महत्व भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नैतिक मूल्यों का महत्व भी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नैतिक मूल्यों की आवश्यकता या महत्व की। तो वर्तमान में पश्चिमी संस्कृति ने मानवीय व नैतिक मूल्यों को पतन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, है ना, कि भारतीय नैतिक मूल्यों की, भारतीय संस्कृति का पतन क्यों हुआ है, नैतिक मूल्यों का पतन क्यों हुआ है। संस्कृति का पतन मतलब नैतिक मूल्यों का पतन, सीधी सी बात है, क्योंकि ये तो आपस में जुड़े हुए हैं ना, है ना। तो नैतिक मूल्यों का पतन क्यों हुआ है, पश्चिमी संस्कृति को अपना लेने के कारण। और आज भी वर्तमान में हमने इस कदर पश्चिमी संस्कृति को अपना रखा है कि भारतीय संस्कृति की ओर हमारा दृष्टि ही नहीं है, हम कभी फॉलो करते ही नहीं है, और अगर कर लिया ना तो उसको देहाती बोल दिया जाता है, उसको गवार बोल दिया जाता है ना। आज जो भारतीय शहर है, जो शहरी जीवन है, शहरी जीवन में पूर्णतः, चलिए पूर्णतः नहीं बोलते हैं, लेकिन 98% तो बोल सकते हैं ना, कि 98%, 98% जिस संस्कृति का पालन किया जाता है वो संस्कृति है पश्चिमी संस्कृति, हमारी अपनी नहीं। याद रखिएगा, हमारी अपनी मां तो घर के कोने में बैठकर रो रही है और हम किसी पड़ोसी की मां को, है ना, उस मां को बुला करके उसकी पूजा कर रहे हैं। हालांकि किसी की मां की पूजा करना गलत बात नहीं है, जैसे कि किसी और की संस्कृति का पालन करना गलत बात नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप अपनी ही संस्कृति को, अपनी ही मां को भूल जाएं, है ना। तो हालांकि ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आज से नहीं हजारों सालों से चली आई है, और बड़ी मतलब काफी लंबे समय लिया है इस पश्चिमी संस्कृति ने भारत में स्थान बनाने के लिए और हम लोग के मस्तिष्क में परिवर्तन करने के लिए, वो खैर अलग मैटर है। तो यहां पर कहने का अर्थ यह है कि पश्चिमी संस्कृति के आ जाने से भारत में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। आज संयुक्त परिवारों को देख लीजिए, टूट चुके हैं। इंसान के खून का प्यासा बन चुका है। नैतिकता, मानवता मनुष्य के हृदय में थी, वह आज कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो समझिए ना इस चीजों को, ये क्या था। अगर जब हमारे पास प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास को उठा करके देखिए, उस समय नैतिक मूल्य व्याप्त थे भारतीय समाज में। तो उस समय आप कभी भी एकल परिवार को नहीं पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में एकल परिवार नहीं हुआ करते थे, बल्कि संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक परंपरा हुआ करती थी परिवार की। आज परिवार, संयुक्त परिवार यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। समझ पा रहे हैं। और जितनी हिंसा आज वर्तमान में हम देखते हैं, और हिंसा नहीं देखते हैं आप लोग तो कोई बात नहीं, पूरे 24 घंटे में से ना सिर्फ 2 मिनट के लिए टीवी चैनल को स्टार्ट कर लीजिए, न्यूज चैनल को, और भारतीय न्यूज चैनलों की तो विशेषता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में कितनी हिंसा हो रही है। किसी भी न्यूज चैनल को स्टार्ट कर लीजिए, 2 मिनट के 24 घंटे में 2 मिनट के लिए कर लीजिए, उस 2 मिनट के अंदर आपको एक हिंसा की कहानी आपको सुनने को मिल जाएगी। तो इस कदर से हिंसा आज भारत में हो रही है। नैतिकता और मानवता के जो गुण जो हमारे हृदय में पहले हुआ करते थे, भूल जाइए उनको, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलते। इसलिए समाज सुधार व व्यक्तिगत निर्माण में नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। तो जी हां, आज वर्तमान की सबसे बड़ी मांग है नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना की। पुनः स्थापना क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में सबसे पहले अगर नैतिक मूल्यों की बात आती है ना, तो भारत से ही वो कहानी शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि भारत में ही नैतिक मूल्यों का सर्वप्रथम विकास हुआ था, और आज भारत ही उन नैतिक मूल्यों को खो बैठा है। बल्कि जबकि विश्व के कई देशों ने अपना रखा है, लेकिन भारत खुद अपने नैतिक मूल्यों को भूल बैठा है। ठीक है ना। तो उनकी पुनः स्थापना की आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इनकी पुनः स्थापना हम कैसे कर सकते हैं, क्या कदम उठा करके इनकी पुनः स्थापना की जा सकती है नैतिक मूल्यों की? तो कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार है, जैसे चरित्र निर्माण में सहायक बनकर के प्रत्येक मनुष्य और मनुष्य समाज के चरित्र निर्माण में सहायक बनना चाहिए, या जिस प्रकार के प्रयासों से मनुष्य का चरित्र का निर्माण हो सके, ऐसे कार्य किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा भी।
समाज के द्वारा भी। इसके अलावा समाज में हिंसक घटनाओं को रोकते हुए स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए। इसी के साथ में समाज व राष्ट्र की चहुमुखी विकास होना चाहिए। समाज और राष्ट्र का चहुमुखी मतलब चारों ओर से अगर विकास होता है तो क्या होगा, जहां विकास होता है वह दरिद्रता अपने आप चली जाती है, दरिद्रता जाती है तो हिंसा अपने आप गायब हो जाती है, याद रखिएगा। इसलिए इन सभी जब बीमारियों का एक ही इलाज है, एक ही दवा है और वो है विकास, ठीक है ना। सभी बुराइयों को अगर समाप्त करना चाहते हैं तो विकास लाइए, विकास आएगा, बुराइयां समाप्त तो होगी, व्यक्ति के मन में फिर से, व्यक्ति के हृदय में फिर से नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना होगी। इसी प्रकार से उच्च आदर्शों की स्थापना आवश्यक है। इसके अलावा देश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का वातावरण बनाया जाना चाहिए। धर्म और आध्यात्म की भावना का विकास होना चाहिए। इन प्रयासों के माध्यम से हम फिर से मानव के हृदय में नैतिक मूल्यों का पुनः विकास या पुनः स्थापना कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट है नैतिक मूल्यों की विशेषताएं। विशेषताओं के अंतर्गत हम बात करेंगे नैतिक मूल्य एक अमूर्त गुण है। कैसा है दोस्तों? अमूर्त गुण है ना। नैतिक मूल्य एक अमूर्त गुण है जो किसी वस्तु में निहित उसके महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों का संबंध हमारी अभिरुचियों से होता है, हमारे इंटरेस्ट से होता है। इसके अलावा नैतिक मूल्य व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, ये आप समझ चुके हैं अभी तक। नैतिक मूल्यों के माध्यम से ही समाज के हितों को संरक्षण मिलता है, समाज के हितों को संरक्षण मिलता है। एकता की भावना को विकसित करने में भी नैतिक मूल्य ही सहायक होते हैं। एकता की भावना, मिलजुल कर रहने की भावना का विकास कहां से होता है? नैतिक मूल्यों के कारण होता है। वो तभी तो जब कोई शत्रु हम पर आक्रमण करता है तो हम सब एकजुट हो जाते हैं, जैसे कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एकजुट हुए थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। नैतिक मूल्यों में परिवर्तन करना आसान काम नहीं है, नैतिक मूल्यों को बदलना आसान कार्य नहीं है। नैतिक मूल्यों में जरा सा भी परिवर्तन करोगे ना तो समाज में परिवर्तन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि नैतिक मूल्य मानव की आंतरिक क्रिया से संबंधित होते हैं और मानव समाज से संबंधित होता है। जैसा काम मानव करेगा वैसी ही समाज होगी। समझ पा रहे? तो नैतिक मूल्यों में परिवर्तन अर्थात कि समाज में परिवर्तन हो जाएगा। प्रकार की बात करें तो यहां प्रकारों में दोस्तों कई विद्वानों ने अलग अलग नैतिक मूल्यों के प्रकार बताए हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 विद्वानों को उठाकर लाए हैं। 2 विद्वानों के प्रकारों को पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल, हो जाएगा आपका। एक तो है सी गिलाइटली साहब के अनुसार इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं नैतिक मूल्यों के। कौन कौन से? एक तो अनिवार्य मूल्य बता दिए और एक व्यवहारिक मूल्य बता दिए। गिलाइटली साहब ने क्या कहा? नैतिक मूल्य जो होते हैं ये 2 श्रेणी के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक अनिवार्य मूल्य होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और एक व्यवहारिक मूल्य होते हैं जिनका विकास मानव के व्यवहार में विकसित होता है। जिन मूल्यों का विकास जो है मानव के व्यवहार में होता है। अनिवार्य मूल्य में जैसे चोरी ना करना, सत्य बोलना, पाप ना करना, इसका पालन समाज के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। इसके अलावा व्यवहारिक मूल्यों की बात करें तो इसमें जैसे गुरु का आदर करना, माता पिता के पैर छूना, है ना, छोटों से स्नेह करना, ये जो भी हमारे व्यवहारिक होते हैं, जो अच्छे व्यवहार होते हैं दूसरों के प्रति, उन व्यवहारों का को जो है इन व्यवहारिक मूल्यों में समाहित किया गया है, समावेश किया गया है। इन मूल्यों का प्रयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में करता है, रोज के जीवन में करता है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों एक विद्वान और है पेरी साहब। तो पेरी साहब ने इसके 4 प्रकार बताए हैं नैतिक मूल्यों के, अलग अलग, ध्यान से सुनते चलिएगा, है ना। गिलाइटली ने 2 प्रकार बताए हैं। एक तो कह दिया उन्होंने कि एक तो अनिवार्य मूल्य होते हैं और एक व्यवहारिक मूल्य होते हैं। अनिवार्य मूल्य का मतलब समझ चुके हैं, व्यवहारिक मूल्य का मतलब आप समझ चुके हैं। वहीं पेरी साहब ने कहा कि इनकी 4 वर्गों में भी इसको विभाजित किया जा सकता है। 4 वर्गों में तो कौन कौन से? नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी और वास्तविक। क्या कहा? नकारात्मक मूल्य भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, विकासवादी भी होते हैं, वहीं वास्तविक भी होते हैं। तो नकारात्मक जो मूल्य होते हैं, जो मूल्य समाज में किसी कार्य को न करने हेतु प्रेरित करते हैं, उनको हम नकारात्मक मूल्य कहते हैं। जैसे कि हिंसा न करना,
झूठ ना बोलना, किसी प्रकार का अप्राकृतिक कार्य ना करना, असामाजिक कार्य ना करना जिससे किसी और को कोई चोट पहुंचे, किसी को कोई हानि हो। तो ऐसे कार्य ना करने की जो प्रेरणा मिलती है हमें कहां से मिलती है? तो ना करने की प्रेरणा देने वाले भी तो हमारे मूल्य ही होते हैं जिन्हें हम नैतिक मूल्य कहते हैं। तो इस प्रकार के मूल्य, इस प्रकार के जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं जो हमें किसी कार्य को करने से रोकते हैं, उन्हें हम नकारात्मक मूल्य कहते हैं। तो अच्छा, सकारात्मक मूल्य क्या होते हैं? तो इसको अपोजिट कर दीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए। अच्छे कार्य करने के लिए जो हमको प्रेरित करते हो उनको हम सकारात्मक मूल्य कहेंगे, और इन सकारात्मक मूल्यों के कारण ही तो समाज में एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से विकासवादी मूल्यों की बात करें तो ऐसे मूल्य जिनका पालन करने से समाज का विकास होता हो, ऐसे मूल्यों को विकासवादी मूल्य। और वास्तविक मूल्य, जो मूल्य समाज में व्यवस्था और संतुलन की स्थिति बनाते हो, समाज में व्यवस्था और संतुलन की स्थिति बनाते हो, उनको हम वास्तविक मूल्य कहेंगे। इसके अलावा और भी कई मूल्य हैं, कई प्रकार है, माफ कीजिएगा, नैतिक मूल्य के कई प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है दोस्तों? तो देखिए, सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं, बौद्धिक मूल्य भी होते हैं, समाज के सामाजिक मूल्य भी होते हैं, विशिष्ट मूल्य होते हैं, आर्थिक मनोरंजक मूल्य भी होते हैं, जो समय समय पर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। क्लियर हुआ क्या? ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा लेंथी नहीं था, 5 बिंदु मैंने पढ़ाए और 5 बिंदु एकदम आसान थे, इसलिए ज्यादा मैंने कोई मेहनत नहीं की इसमें, है ना। बहुत आसानी से मैं आप लोगों को बता करके निकल रहा हूं, ठीक है ना। अगला सेशन होगा, दमदार होगा, मजा आएगा। सेकंड यूनिट हमारी स्टार्ट होने वाली है, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल के सेशन से हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी, यूनिट सेकेंड स्टार्ट होगी, जिसमें हमारा पहला ही टॉपिक होगा मानव एवं वातावरण संबंध, ठीक है ना। तो मानव और वातावरण के संबंध पर हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं संबोधित कर देता हूं जरा उन छात्रों को जो पहली बार सेशन में आए हैं, पहली बार हमको देख रहे हैं, जो नए स्टूडेंट है लोधरी क्लासेस प्लेटफॉर्म के। तो उनके लिए दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से फर्स्ट से लेकर लास्ट ईयर तक हमारे साथ कंटिन्यू रूप से पढ़ना, निशुल्क पढ़ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप को बनाया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल निशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर यहाँ ऊपर दिए गए हैं आप लोगों को, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी। तो व्हाट्सएप ग्रुप के फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ग्रुप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन खोलिए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो सभी आवश्यक सामग्री आपको इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, जिसे आप देख करके आप अपनी स्टडी को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं और लास्ट ईयर तक फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल निशुल्क है और पूरे विस्तार मिलेगा आपको। आपको एहसास भी नहीं होगा कि हम ये फ्री क्लास ले रहे हैं या कोई पेड क्लास ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कंटेंट है एक बार आप चेक कर लीजिए, यूट्यूब पर जाकर के अन्य क्लासेस से कंपैरिजन कर लीजिए। फ्री क्लासेस में, या तो मैं तो और ये कहूंगा कि जो पेड क्लासेस में जिस प्रकार का कंटेंट आपको शायद ना दिया जाता हो ना, उससे भी बेहतर कंटेंट आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। बीए को हल्के में ना ले, इसलिए बेहतर कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।